हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बहुत ही ईजी यूनिट है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होता है? अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसे ही हम एक अच्छी मैनेजमेंट बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ उसे डायरेक्ट करते हुए, कंट्रोल करते हुए एक सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं। दैट इज़ नोन एज योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं वो अचीव हो प्रॉपर टाइम पर, हमारी जितनी कॉस्ट हमने एस्टिमेट करी है उतनी ही कॉस्ट में हमारा प्रोजेक्ट बन जाए, उससे ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, उसके स्कोप्स अच्छे रहे और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम पर कंप्लीट हो, बजट के अंदर रहे और डिलीवर करें हम उसके रिक्वायर्ड फीचर्स और क्वालिटीज़, जो फीचर्स हमें चाहिए। एंड इट ऑल्सो मैनेजेस द रिस्क। भाई अगर कोई चीज़ हम पहले से प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, तो उतने ही रिस्क के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जितना हम किसी चीज़ को अनप्लान्ड लेकर चलते हैं उतने ही रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड इट ऑल्सो इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हमें पता है कि भाई हमारा आउटकम यही आने वाला है, हमने सारी चीज़ें प्रिपेयर करी है तो कस्टमर हमारा ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, एक अच्छा प्रोडक्ट ही बनकर आएगा। सो व्हाट आर द की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? सबसे पहले तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के बाद हम पूरा मैनेजमेंट देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब हमने प्लानिंग कर ली, हमें पता है भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, ऐसे ऐसे काम होगा। अब ऐसे ऐसे काम होगा तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो वील एनालाइज़ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। उसके बाद अब रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, अब रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, तो चलो उन्हें कलेक्ट करते हैं, तो रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। आफ्टर दैट वील शेड्यूल दोज रिसोर्सेज। मतलब कि भाई हमारे पास सब सामान तो है बट हमें उन्हें अकॉर्डिंगली टाइमली हम उन्हें शेड्यूल करेंगे, सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट को, टास्क को, सब चीज़ों को शेड्यूल करेंगे। देन आफ्टर दैट वील सी द रिस्क कि इस काम में रिस्क कितना है और उसे मेजर कैसे करें, रिस्क एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी क्वालिटी को मैनेज करेंगे कि भाई रिस्क वगैरह सब चीज़ें तो देख लें लेकिन क्वालिटी पर भी हमें फोकस करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पूरे टीम का कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन एक ध्यान में लेकर चलना है। एंड आफ्टर दैट जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा उसे मॉनिटर करना है and we have to control the whole project. So the next topic is your project management framework. So project management framework क्या होता है? ये हमारा एक structured approach है जो कि प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए और सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हों जैसे हमने प्लान करी थी, जैसे हमने पिछले स्टेप में प्लानिंग में करा था। सो वी हैव वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारा आता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। प्रोजेक्ट इनिशिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स और स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि भाई प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इसके स्कोप्स हैं। अब इनिशिएट तो हमने कर दिया, हमने सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है। अब हम उसके बाद हमें आना है प्रॉपर प्लानिंग पे। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है, हमें पता है वो प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन अब उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कितने एफर्ट्स आने चाहिए, उन पूरी चीज़ों को हम एक शेड्यूल्ड करते हैं और सारी चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में हम उन्हें लगाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। भाई ये प्लानिंग तो हो गई है, प्लानिंग होने के बाद हमने क्या करना है? उसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि प्लानिंग करते ही नहीं रहना है, काम भी करना है हमें। सो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमने टास्क असाइन कर दिया अपनी टीम मेंबर्स को। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब प्रोजेक्ट अब हमारा बन ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या होता है कि हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर निकल कर आ रहा है, फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो रहा है। एंड हेयर वील कंडक्ट द टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर हम टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ योर प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो फाइनल सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर हो जाता है, टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं। सो बेसिकली इट इज़ लाइक कि अब हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? कि भाई प्लानिंग हमारी अच्छे से हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, पूरी कॉस्ट हमारी कंट्रोल हो जाती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, जितना भी रिस्क होता है वो सब मैनेज हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्वालिटी हमारी एश्योर हो जाती है और प्रोडक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर कलेक्शन ऑफ डेटा। अब अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, हमें हर चीज़ के लिए डेटा चाहिए होता है। या तो हम एनालिसिस कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को एक नई चीज़ बना रहे हैं, इनफैक्ट पुरानी चीज़ भी बना रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमें उसके लिए डेटा तो कलेक्ट करना ही होता है। सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, ताकि हम एनालाइज कर सके, डिसीजन ले सके और रिसर्च बना सके। सो द नेक्स्ट टॉपिक, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास डेटा को कलेक्ट करने के। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी का मतलब क्या है कि डायरेक्टली हमने किसी ओरिजिनल सोर्स से यहाँ पर डेटा कलेक्ट करा है, हमने किसी और के पास नहीं गए, हमने सीधा अपने सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करा है, अपनी मेहनत से कलेक्ट करा है। सो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज़ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या है, हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वहाँ से उनके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उन्हें एनालाइज करके उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर क्वेश्चनरीज, मतलब फीडबैक फॉर्म हम भेज रहे हैं उन लोगों को, उनका फीडबैक मांग रहे हैं, उनसे रिस्पॉन्सेज मांग रहे हैं थ्रू योर गूगल फॉर्म्स एंड एनी अदर फॉर्म्स। नेक्स्ट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, लोगों को देख देख कर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, देन वी आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज़ योर एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिंग कर कर अलग अलग कंडीशंस पर वी आर ऑब्जर्विंग द डेटा। नेक्स्ट इज़ योर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब दो टेक्निक मैंने आपको बताई थी, वो फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी, नेक्स्ट इज़ योर सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी वो सोर्स एग्जिस्ट करती है लेकिन हम बस वहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गई, या फिर किसी पुरानी कंपनी का हमने रिकॉर्ड देखा, या फिर किसी के रिपोर्ट्स देख लिए, वेबसाइट्स, डेटाबेसेस एंड योर रिसर्च पेपर्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्टिंग। पार्शियल से ही पता चल रहा है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा काम। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं बाय अ परसेंटेज, जिसमें हमें पता चलता है कि कितना काम हमारा रह रहा है फिनिश होने में और कितना काम हमें करना है। मतलब ये एक परसेंटेज रेशियो हमें दिखाता है कि भाई इतना काम हो चुका है, पार्शियल वर्क इज़ डन, बट अभी भी इतना अनफिनिश्ड वर्क है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये ट्रैक करता है हमारी जितने भी प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस होते हैं रेगुलर बेसिस पर, आइडेंटिफाई करता है डिलेस को, इनकम्प्लीट टास्क को, एंड ऑल्सो इट हेल्प मैनेजेस द करेक्टिव एक्शन। जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं उन सबको एक सही तरीके से ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूँ, अगर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में 100 टास्क हैं, तो मान लो हमने 70 टास्क कंप्लीट कर दिए, तो हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो क्या होगा कि भाई हमने जो हमारे पास 100 टास्क थे, हमने 70 टास्क कंप्लीट कर दिए, तो हमारी प्रोग्रेस हो गई है। हमारे को बस 30 टास्क और कंप्लीट करने हैं। सो ये हमें पूरा उसका एनालिसिस दिखाएगा। सो इट विल शो कि भाई कंप्लीशन इज़ 70%। और आपका इसका बेनिफिट क्या होता है, एकदम क्लियर प्रोग्रेस विजिबिलिटी हमें मिल जाती है। डेडलाइंस को मॉनिटर करने में हेल्प करता है कि भाई हमें पता चल गया ये हमारी डेडलाइन है, यही हमारे पास लास्ट डेट है, तो हमें इतना काम हमारे पास रह रहा है। अगर ज़्यादा काम रहता है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है जिससे हम अच्छे से उस काम को या फिर जल्दी से उस काम को कर पाते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज़ योर रिपोर्ट रिस्क यूजिंग ट्रैफिक लाइट मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन मेथड है रिस्क को रिपोर्ट करने का। एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जैसे हम आम तौर पर ट्रैफिक लाइट का यूज़ करते हैं। द सिमिलर वे वी आर यूजिंग अ ट्रैफिक लाइट हेयर। सबसे पहले हमारी ग्रीन लाइट आती है। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, सबसे कम रिस्क और सारा काम हमारा, सबसे कम रिस्क है और सारा काम हमारे ट्रैक पर है। मतलब प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है, कोई मेजर इश्यूज़ या फिर उसमें डिलेस नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ योर येलो या फिर एम्बर, या फिर जैसे हम यहाँ पर हम इसे बोल देंगे कि थोड़ा कम रिस्क है, थोड़ी वार्निंग वाली सिचुएशन हम इसे ले सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत वार्निंग है। फॉर एग्जाम्पल सम इश्यूज़ और डिलेज़ में अगर, मतलब यहाँ पर हमारा काम जो है या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बट वो इश्यूज़ ऐसे हैं जिन्हें हम सही कर सकते हैं। मतलब कुछ एरर्स होते हैं, जैसे हम कोड भी लिखते हैं, नॉर्मल कोड लिखते हैं, उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, बट कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम फिक्स कर सकते हैं ईजिली। सो येलो लाइन में हमें वही एरर्स दिखते हैं, वही इश्यूज़ दिखते हैं जो ईजिली हम उन्हें सही कर सकते हैं। थोड़ी सी अटेंशन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ योर रेड, या जिसमें हाई रिस्क और क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे कोड में जो बिल्कुल फिक्सेबल नहीं है, पूरा कोड ही हमें चेंज करना पड़ेगा, ये हमारी करेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो दीज आर द सीरियस इश्यूज़ जो अफेक्ट करती हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस को, और इमीडिएट एक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर विजुअलाइजिंग प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में विजुअलाइजेशन प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ अब देखने वाले हैं। सो इट मीन्स
शोइंग द स्टेटस एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इन अ विजुअल फॉर्म, मतलब जो भी हमारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसे एक विजुअल फॉर्मेट में देखना। अब विजुअल फॉर्मेट में देखने से क्या होता है, हमारे जो टीम मेंबर है वो अच्छा आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई कितना काम हो गया, कितना काम पेंडिंग है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, डिलेज़ को देखने में हेल्प करते हैं और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। जब भी हम किसी डिसीजन को लेने वाले होते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उन सबको इम्प्रूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ग्राफ्स के थ्रू विजुअल कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी ईजी मेथड टू विजुअलाइज एनीथिंग एंड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। सो हेयर आर फ्यू मेथड्स ऑफ विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं ग्रैंट चार्ट। सो ग्रैंट चार्ट क्या है, एक ऐसा बार चार्ट है जो हमें दिखाता है कितना प्रोजेक्ट का टास्क है, ड्यूरेशन क्या है और उसका शेड्यूल क्या है। सो ग्रैंड चार्ट हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर जो भी हमारे ये कलर्ड वाले फॉर्मेट हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारे कंप्लीटेड टास्क है, वाइल द अदर्स आर योर अनकम्प्लीटेड टास्क। सो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, टास्क हमारे लिस्टेड होते हैं वर्टिकली में, टाइम हमारा हॉरिजॉन्टली शो होता है एंड योर बार्स इंडिकेट स्टार्ट टू फिनिश डेट्स। तो ये जो बार्स होते हैं हमारी स्टार्ट टू फिनिश डेट्स को दिखाते हैं कि इस डेट से ये स्टार्ट हुआ था और इस डेट पे हमारा ये फिनिश हो जाना चाहिए, ये एस्टिमेशन डेट है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, हमारी सारी टास्क की डेडलाइंस को दिखाता है, ट्रैक करता है सारी डिलेज़ को या फिर सारी प्रोग्रेस को क्लियरली। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो। नेक्स्ट इज़ योर बॉल चार्ट। बॉल चार्ट क्या होता है, इट इज़ यूज टू शो द प्रोजेक्ट स्टेटस। सर्कल्स की हेल्प से हमारे प्रोजेक्ट को स्टेटस को दिखाता है। फॉर एग्जांपल इसके मीनिंग्स क्या है, हमारे पास 3 तरह की बॉल्स होती हैं बॉल चार्ट में। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर एम्प्टी वॉल। एम्प्टी वॉल का मतलब क्या है, काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हाफ फिल्ड वॉल मतलब थोड़ा ये काम जो है ये प्रोग्रेस में है, यहाँ पर काम चल रहा है। एंड योर फिल्ड बॉल्स मीन्स कि टास्क हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और विजुअल है, बहुत क्विकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इसे एक डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये इसका फिनिश टास्क है, 3 टास्क इसके अंदर है। हमने इस प्रोजेक्ट को 3 टास्क में डिवाइड कर लिया। टास्क 1 हमारा कंप्लीट हो गया, टास्क 2 में प्रोग्रेस चल रही है और टास्क 3 अभी हमारा अनफिनिश्ड है। वी नीड टू वर्क अपॉन दैट टास्क। सो दिस इज़ अबाउट बॉल चार्ट। नेक्स्ट चार्ट हमारे पास आता है स्लिप चार्ट। तो स्लिप चार्ट क्या है, ये हमारा इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई डिलेज। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में डिलेज होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इन योर प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़ कंपेयर टू द प्लान शेड्यूल। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये हमें दिखाता है कि एक्टिविटीज़ कितनी पीछे हैं जो हमने शेड्यूल कर रखा है। फॉर एग्जांपल कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसमें हर चीज़ को शेड्यूल करके चलते हैं, भाई इस डेट तक ही हो जाना चाहिए। तो ये दिखाता है भाई हमारी एक्टिविटीज़ कितनी पीछे चल रही हैं जो हमारी शेड्यूल डेट थी। इट ऑल्सो हेल्प मैनेजेस टास्क करेक्टिव एक्शंस। इसके एडवांटेज क्या है, डिलेज को डिटेक्ट कर लेता है और शेड्यूल करता है, मतलब पूरी जो शेड्यूलिंग कंट्रोल है उसे इम्प्रूव कर देता है। सो एक डायग्राम से इसे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। सो दिस इज़ आवर स्लिप चार्ट। स्लिप चार्ट में क्या है, यहाँ पर जितने भी हमारे ये कलरफुल लाइंस हैं, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। और जितनी भी अनकलर्ड लाइंस हैं मतलब ये शेड्यूल है, ये हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दिस इज़ द टुडेज़ रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा जो चार्ट आता है दैट इज़ योर टाइमलाइन चार्ट। टाइमलाइन चार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम सीक्वेंस। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये डिस्प्ले करता है माइलस्टोन्स, डेडलाइंस को, सारे सीक्वेंस को दिखाता है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट प्लान हुआ था, कैसे कैसे उसका टाइमिंग होना चाहिए और कैसे कैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी पूरी सीक्वेंसिंग को दिखाता है। डेली एनालिसिस दिखाता है या फिर वीकली एनालिसिस हम इसमें बोल सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, बहुत ईजी है समझना प्रोजेक्ट के फ़्लो को एंड इट ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। प्लानिंग और मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर कॉस्ट मॉनिटरिंग। सो कॉस्ट मॉनिटरिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर बजट में रहे। अब कॉस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, भाई नाम से ही पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट ना जाए। इसका मेन एम यही है, ओवर बजट ना जाए। तो हम अपने बजट को कंट्रोल में लेके चलने के लिए जितने भी मेजर्स उठाते हैं दैट इज़ नोन एज योर कॉस्ट मॉनिटरिंग। ये हमें हेल्प करता है मैनेज करने में एक्चुअल कॉस्ट जो है और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसमें क्या डिफरेंस आया, कितनी चीज़ें हैं, क्या करेक्टिव एक्शंस हमें लेने चाहिए। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट के बजट को, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कराता है, कॉस्ट के ओवररम्स को
पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, इन चीज़ों को हम पहले डिटेक्ट कर पाते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट मॉनिटरिंग, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कॉस्ट मॉनिटरिंग होती हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर प्लान्ड कॉस्ट मॉनिटरिंग। प्लान्ड कॉस्ट मॉनिटरिंग क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन योर एस्टिमेटेड बजट, मतलब ये हमने प्लान करा था, ये हमारा एस्टिमेटेड बजट था, तो ये कंपेयर करता है भाई हमारी प्लान क्या थी और हमारा जो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो कितनी आई है। नेक्स्ट इज़ योर एक्चुअल कॉस्ट मॉनिटरिंग, मतलब जो हमारा एक्चुअल पैसा लगा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, कितने हमने स्पेंड करे हैं, वेदर वी आर अंडर बजट और ओवर बजट, वट एवर द सिनारियोज आर, तो ये एक्चुअल टेस्टिंग के बाद ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज़ योर वेरिएंस कॉस्ट मॉनिटरिंग। वेरियस कॉस्ट मॉनिटरिंग में क्या होता है? जो हमारा डिफरेंस आया, मतलब इतना कॉस्ट हमने एस्टिमेट करा था और इतना कॉस्ट हमारा लगा है, सो दिस इज़ नोन एज योर वेरिएंस कॉस्ट मॉनिटरिंग। ये हमें दिखाता है कि प्रोजेक्ट हमारा अंडर बजट है या फिर ओवर बजट है। सो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट वेरिएंस का, कि प्लान्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जितना हमने प्लान करा है माइनस योर एक्चुअल कॉस्ट। सो नेक्स्ट इज़ योर अर्नड वैल्यू मॉनिटरिंग। अर्नड वैल्यू मॉनिटरिंग क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक जो मेजर करती है हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन आर कॉस्ट वर्क एंड कॉस्ट वर्क कंप्लीटेड। सो ये कंपेयर करती है हमारी प्लान वैल्यूज़ को, एक्चुअल वैल्यूज़ को एंड योर अर्नड वैल्यूज़, कि भाई हमने कितना प्लान कर रखा है ये वैल्यू को करने में, कितनी हमारी एक्चुअल वैल्यू है, कितनी हमारी मनी स्पेंड हुई है, एंड योर अर्नड वैल्यू मतलब कितना जो बेनिफिट है हमने उससे गेन करा है। सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हमें एक्चुअल कॉस्ट एंड शेड्यूल परफॉर्मेंस, कि भाई हमारी कितनी एक्चुअल कॉस्ट लगी है, कितनी शेड्यूल परफॉर्मेंस लगी है। नेक्स्ट वन इज़ योर फोरकास्ट कॉस्ट मॉनिटरिंग। फोरकास्ट कॉस्ट मॉनिटरिंग क्या होती है? ये हमारी प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर कॉस्ट क्या आएगी प्रोजेक्ट को बेस्ड ऑन द करंट स्पेंडिंग ट्रेंड। मतलब ज़रूरी नहीं है जो प्रोजेक्ट हमारा अभी बन गया उसके बाद उसमें कोई फ्यूचर फंडिंग ही ना हो, भाई हमारी प्रोजेक्ट को प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होती है ताकि वो अपने जो बिज़नेस है या फिर मार्केट में सर्वाइव कर पाए। मार्केट के सर्वाइवल के लिए तो हम उस कॉस्ट को कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? आज का जो ट्रेंड चल रहा है, हमारी आज कितनी स्पेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के कॉस्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प टू एस्टिमेट द फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो इससे हमें फाइनल प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन में हेल्प होती है। सो बेनिफिट्स क्या हैं कॉस्ट मॉनिटरिंग के? कि ये प्रिवेंट करता है हमारे ओवररन्स को, कि हम ओवर बजट ना जाएं, फाइनेंशियल कंट्रोल को इम्प्रूव कर देता है और डिसीजन हम उतने ही अच्छे से ले पाते हैं कि हमें पता है हमारे बजट इतना ही है, सो हम उस अकॉर्डिंग डिसीजंस ले पाएंगे, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को देखेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर कि भाई प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन है वो बजट के अंदर ही रहे, ओवर बजट ना जाए। सो द नेक्स्ट वन इज़ योर अर्नड वैल्यू एनालिसिस। अर्नड वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ये हमारी एक ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि यूज़ होती है टू मेजर योर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, कैसी हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है। तो ये किस चीज़ पर एम्फेसाइज करती है? कंपेयर करती है हमारे जो भी प्लान वर्क हैं, कंप्लीटेड वर्क है और एक्चुअल कॉस्ट है। सो इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चन लाइक, कौन कौन से आंसर्स को हमें बताती है कि भाई प्रोजेक्ट जो है वो कब शेड्यूल है, जो प्रोजेक्ट है हमारा वो शेड्यूल हो गया है, कितना काम हमारा रहता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, प्रोजेक्ट हमारा बजट के अंदर है, ओवर बजट तो नहीं जा रहा, क्या क्या एक्सपेक्टेड फाइनल कॉस्ट है हमारे प्रोजेक्ट की। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EVA? अर्न वैल्यू एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? कि ये मेजर करता है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को एकदम सही तरीके से, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर प्लान परफॉर्मेंस, हमारी कॉस्ट को डिटेक्ट करता है, शेड्यूल डिलेस को देखता है, एंड इट ऑल्सो फॉरकास्ट द जो भी हमारी फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करता है। सो बेसिक कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं अर्न वैल्यू एनालिसिस में। तो पहली टर्म हमारी आती है प्लान्ड वैल्यू। प्लान वैल्यू का मतलब क्या है? इसे हम बोलते हैं बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। मतलब ये एस्टिमेट करती है जो भी हमारी कॉस्ट है जो हमने प्लान करी है कि भाई इतना इस डेट तक अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आनी चाहिए। सो इट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क प्लान टू बी कम्प्लीटेड बाय अ सर्टेन डेट, कि भाई इस डेट तक हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो प्लान वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्लान वर्क जो भी हमने काम प्लान करा है उसमें कितना बजट आया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 50% काम कंप्लीट हो गया है और टोटल बजट 1 लाख रुपये आया है, तो हमारी प्लान वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000। नेक्स्ट इज़ योर अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू क्या होता है? बजट की, इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। दैट इज़ नोन एज योर बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, कितना वर्क हमने शेड्यूल करा है, बट दिस इज़ नोन एज योर बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। सो ये क्या है? हमारी एक ऐसी वैल्यू है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्चुअल कंप्लीटेड वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड बजट। कितना हमने एक्चुअली में काम कर लिया है, मतलब इतना काम हमने प्लान कर रखा था लेकिन उसमें से हमने कितना काम कर लिया है।
फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड इनटू टोटल बजट. सो इफ़ ओनली 40% इज़ कम्प्लीट, फॉर एग्जाम्पल अगर 40% ही कंप्लीट हुआ है और टोटल बजट कितना है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अर्नड वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट इज़ योर एक्चुअल कॉस्ट. तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट हमने उस काम को कंप्लीट करने में स्पेंड करी है, दैट इज़ नोन एज योर एक्चुअल कॉस्ट. सो नाउ EVA के अंदर वी हैव परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, जिसके अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ योर कॉस्ट वेरिएंस. तो कॉस्ट वेरिएंस हमें क्या बताता है कि भाई कितना वेरिएंस है हमारी कॉस्ट में, क्या प्रोजेक्ट हमारा अंडर बजट है, ओवर बजट है. तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है माइनस योर एक्चुअल कॉस्ट. अगर जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर बजट है. एंड इफ इट इज़ लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ओवर बजट चला गया है. नेक्स्ट इज़ योर शेड्यूल वेरिएंस. शेड्यूल वेरिएंस हमें बताता है कि प्रोजेक्ट जो है हम सही टाइम पर चल रहा है, या फिर हम आगे ही चल रहे हैं उस टाइम से जो हमने एस्टिमेट करे थे, या फिर हम टाइम से पीछे चल रहे हैं, हम डीले तो नहीं कर रहे अपने प्रोजेक्ट में. सो शेड्यूल वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, EV माइनस PV, मतलब जो हमने प्लान कर रखी है, प्लान वैल्यू को माइनस करते हैं. तो अगर हमारे ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मतलब हम अहेड चल रहे हैं, हम सही टाइम पर चल रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा जल्दी ही कर रहे हैं हम अपने काम को. एंड इफ इट इज़ लेस देन ज़ीरो तो मतलब हम पीछे चल रहे हैं, हमें और स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ योर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज़ नोन एज योर CPI. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, जो भी हमारी मेजरमेंट है कॉस्ट की एफिशिएंटली. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EV अपॉन योर AC, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट. अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो मतलब हमारा जो कॉस्ट का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है. एंड इफ इट इज़ लेस देन 1 तो मतलब हमारा जो कॉस्ट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है. नेक्स्ट इज़ योर शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स. शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या करता है, मेजर करता है शेड्यूल्ड को एफिशिएंटली. इसका फॉर्मूला क्या होता है, EV अपॉन PV. सो शेड्यूल परफॉर्मेंस वैल्यू जो होती है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो मतलब हम अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं, एंड इफ इट इज़ लेस देन 1 तो मतलब हम बिहाइंड चल रहे हैं हम अपने शेड्यूल्स के. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, कि भाई ये डिटेक्ट कर लेता है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, बजट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग में. इट ऑल्सो सपोर्ट्स बेटर डिसीजन. दोनों ही चीज़ों को ये मेजर करता है, कॉस्ट और एंड ऑल्सो योर शेड्यूल परफॉर्मेंसेस. सो हेयर वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हमारे को छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए. अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो भाई हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एस्टिमेशन भी देखना है, PV भी देखनी है, AC भी देखना है. सो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्यूरेट डेट कलेक्शन, कि भाई हमें एक्यूरेट डेट कलेक्शन ही चाहिए कि इस टाइम पर हमने ये चीज़ बोली थी, थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो हमारी पूरी जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ हो जाएगी. इट कैन बी कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट एंड समटाइम्स इट कैन बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट. अगर प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कॉस्ट वेरिएशंस भी बहुत सारे होंगे. सो इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल है जो PYQs में पूछा भी गया था. सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपका शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड योर एस्टिमेशन वैल्यू. सो हेयर वी गो टू द न्यूमेरिकल. तो हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मतलब हमें दिया हुआ है कि बजट एट कंप्लीशन रेट हमें दिया हुआ है, अर्न वैल्यू हमें दी हुई है, प्लान वैल्यू हमें दी हुई है और एक्चुअल कॉस्ट हमें दी हुई है. बहुत ही इजी फार्मूलेज हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूलेज देखने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, EV क्या है हमारा, अर्नड वैल्यू अपॉन योर एक्चुअल कॉस्ट. कॉस्ट की परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे कि कितनी हमने अर्न वैल्यू करी है और कितनी हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगी है, उन दोनों का रेशियो कर देंगे. तो हमारे पास आया 0.87. अभी हमने देखा था अगर वैल्यू हमारी 1 से कम है तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ओवर बजट है. तो हमें कंक्लूजन भी लिख कर आनी है कि प्रोजेक्ट हमारा ओवर बजट है. दूसरा हमें बताना है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, अर्न वैल्यू अपॉन योर प्लान्ड वैल्यू, जितनी हमने प्लान कर रखी है वो वैल्यू. सो इसका रेशियो निकालेंगे. रेशियो निकालने के बाद हमने देखा कि ये वैल्यू फिर से 1 से लेस आई है, तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा शेड्यूल से पीछे चल रहा है, जो हमने टाइम शेड्यूल करा था उस टाइम पर नहीं है. नेक्स्ट हमें बताना है एस्टिमेशन एट कंप्लीशन, EAC. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बजट एट कंप्लीशन अपॉन जो हमने ऊपर CPI निकाला, दैट इज़ योर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. इन दोनों का रेशियो करेंगे, सो विल गेट आवर आंसर. नेक्स्ट इज़ योर VAC. VAC क्या होता है हमारा, वेरिएंस एट कंप्लीशन. तो वेरिएंस एट कंप्लीशन हम कैसे निकालते हैं, बजट एट कंप्लीशन माइनस
योर एस्टिमेशन एट कंप्लीशन। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंस आएगा। अब ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, सो इट मीन्स दैट प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द बजट बाय इतने रुपए। तो मतलब इतना जो प्रोजेक्ट है, हमें इतना पैसा उस प्रोजेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट पर पहुंच पाएंगे, या फिर जो प्रोजेक्ट हमें चाहिए उतना हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम इतने पैसों से शॉर्टेज चल रहे हैं। जितनी अमाउंट हमने मानी थी कि भाई इतनी अमाउंट लग जाएगी, वो पैसे कम पड़ रहे हैं, हमें इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रायोरिटाइज ही पता चल रहा है कि हम कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब हमें पता है भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है और उसमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ऑल्दो सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हायर प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो मेन प्रायोरिटी तो वही है ना, उसकी फंक्शनैलिटी रैदर देन इट्स डिज़ाइनिंग। सो इट मीन्स गिविंग मोर अटेंशन और इम्पॉर्टेंस टू अ रिस्की और क्रिटिकल प्रोजेक्ट। जितने भी हमारे रिस्की और क्रिटिकल प्रोजेक्ट हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। अब हमें भी पता है कि भाई सब टास्क की सेम इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उन्हें अलग अलग प्रायोरिटी से अगर हम मैनेज करें तो हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। अब इसका पर्पस क्या है प्रायोरिटाइजिंग करने का, कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है, हमारी प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, इंप्रूव करता है प्रोजेक्ट के कंट्रोल को, टाइम सेव करता है, रिसोर्सेज सेव करता है, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द रिस्क। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं फॉर योर प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है क्रिटिकल टास्क। क्रिटिकल टास्क का मतलब क्या है, टास्क जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को, मतलब डिले कितना होने वाला है टास्क में, तो वो अगर हमारा थोड़ा सा भी डिले हुआ है टास्क में तो उसका मतलब क्या है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही डिले हो जाएगा। तो उस चीज़ को ये अवॉइड करता है, उस चीज़ में हेल्प करता है हमें कि भाई अगर इस टास्क में डिले हो गया तो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले इस टास्क को कंप्लीट करो। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या आता है, हाई रिस्क एक्टिविटीज़। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ मतलब उन एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, उन एक्टिविटीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देना जिनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। सो दीज नीड मॉनिटरिंग, इनके लिए हमें थोड़ी सी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ योर हाई कॉस्ट एक्टिविटीज़, मतलब जिनकी ज़्यादा लागत लग रही है उन एक्टिविटीज़ को करने में, जिनमें हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर अर्न करना पड़ रहा है या फिर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सो एक्सपेंसिव टास्क रिक्वायर केयरफुल बजट ट्रैकिंग। जो भी हमारे एक्सपेंसिव टास्क है उसमें हम ऐसे नहीं कि कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, टास्क जो टेक्निकली डिफ़िकल्ट होते हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है, उनमें थोड़ी ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत होती है, तो हमें कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ योर कस्टमर क्रिटिकल फीचर्स। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर शुड बी मॉनिटर। जो कस्टमर जब SRS हम बनाते हैं तो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर बोलता है दैट दिस शुड बी देयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे प्रोजेक्ट का, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट करे हैं उन चीज़ों को भी हमें मॉनिटर करना है। सो हेयर वी हैव वेरियस मेथड्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग। हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, वेरी फर्स्ट वन इज़ अ रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग। तो रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग क्या होती है, इट फोकस ऑन रिस्की टास्क, ये रिस्की टास्क पर फोकस करती है। माइलस्टोन्स मॉनिटरिंग, ये मॉनिटर करती है हमारे जितने भी मेजर प्रोजेक्ट है, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट इज़ योर एक्सेप्शन मॉनिटरिंग, ये फोकस करती है उन्हीं चीज़ों पर जिनमें प्रॉब्लम है। मतलब कुछ अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक बारी में तो वो काम हमारा होने नहीं वाला, कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी उसे बनाने में। सो ये उन एक्सेप्शंस पर ही काम करती है। नेक्स्ट इज़ योर क्रिटिकल पाथ मॉनिटरिंग। क्रिटिकल पाथ मॉनिटरिंग क्या होता है, ये मॉनिटर करता है क्रिटिकल पाथ में, मतलब जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ये काम नहीं हुए तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, उन चीज़ों पर फोकस करता है। सो हेयर आर वेरियस डिफरेंट प्रायोरिटीज़, अलग अलग तरीके की प्रायोरिटीज़ होती है। जब हम लेवल ऑफ मॉनिटरिंग देखते हैं तो कौन कौन सी प्रायोरिटी होती है, हम टाइम को प्रायोरिटी लेके चलते हैं, कॉस्ट प्रायोरिटी होती है, रिस्क प्रायोरिटी होती है, क्वालिटी प्रायोरिटी होती है, क्रिटिकल प्रायोरिटी होती है, रिसोर्सेज की प्रायोरिटी होती है, एंड ऑल्सो कस्टमर इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। तो भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर ट्रैकिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये नहीं कि हमारा काम चले जा रहा है, हम उसे ट्रैक ही नहीं कर रहे कि किस टाइम पर हमारा वो काम हो रहा है, कैसे वो चीज़ें शेड्यूल हो रही है। सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं अपनी प्रोजेक्ट को, ताकि वो एक अच्छी तरीके से प्लान हो, शेड्यूल हो, कॉस्ट हो, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स कंपेयर एक्चुअल प्रोजेक्ट विद द प्लान प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करता है कि भाई जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है और जो हमारी प्लान प्रोग्रेस है उसमें कितना डिफरेंस है, क्या क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए, क्या क्या गड़बड़ आ रही है। सो हेयर वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, मॉनिटर
प्रोग्रेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर, ये आइडेंटिफाई करता है कितने डिलेज रह गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें अर्ली डिटेक्ट करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये कंट्रोल करता है पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और शेड्यूल को, इंश्योर करता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव कर देता है। सो नाउ वी हैव द एक्टिविटीज़ इन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में। सबसे पहली एक्टिविटी होती है ट्रैकिंग प्रोग्रेस, मतलब हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं कि कंप्लीटेड वर्क अगेंस्ट प्लान्ड वर्क। मतलब ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना, हम ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्लानिंग। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क्स में कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं, उस प्लान में हम टाइम कॉस्ट सब चीज़ एस्टिमेट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई हमारा एस्टिमेशन इस डेट तक था, तो क्या हमारा ये काम इस डेट तक कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। दैट इज़ नोन एज योर ट्रैकिंग प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज़ योर शेड्यूल ट्रैकिंग। शेड्यूल ट्रैकिंग में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वेदर जो टास्क है हमारा वो कंप्लीट हो रहा है टाइम से या फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज़ योर कॉस्ट ट्रैकिंग। कॉस्ट ट्रैकिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं जो भी हमारी एक्चुअल टास्क है विद योर बजट कॉस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ योर क्वालिटी ट्रैकिंग। हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं कि वो मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ योर रिस्क ट्रैकिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पर रिस्क को ट्रैक कर रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है। सो हेयर वी हैव वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इनकी डिटेल वर्जन नहीं लिखी, अगर एग्जाम्स में आता है सो आपने इनके अंदर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देकर आना है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर माइलस्टोन ट्रैकिंग, ग्रैंड चार्ट ट्रैकिंग, अर्न वैल्यू एनालिसिस, रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्टिंग एंड योर ट्रैफिक लाइट मेथड। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ट्रैकिंग के, भाई अगर हम किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं तो जो भी हमारे डीलेज हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमारा बजट कंट्रोल हो जाएगा, टीम का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर हम किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये चीज़ तो नहीं हो पा रही है, आप मेरी हेल्प कर दो, हमारी उतनी ही ज़्यादा टीम में कोऑर्डिनेशन बनता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रोजेक्ट चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेडलाइंस को मीट करने में हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है ट्रैक करने में कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर का करेक्ट वर्जन है वो बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा, क्या क्या चीज़ें हमें और बनानी है, कैसे मेंटेन करनी है। तो बेसिकली हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सो इट हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ट्रेसेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बाय कंट्रोलिंग मॉडिफिकेशन। तो मतलब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चाहे उसका सोर्स कोड हो, डॉक्यूमेंट हो या फिर प्रोजेक्ट की फाइल्स हो। नाउ वी हैव द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अगर हम किसी चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब एक सही वर्जन बनाना है, तो हम क्या क्या चीज़ें उसमें करेंगे। सबसे पहला हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज़ योर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर के आइटम्स, जो जो चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर सोर्स कोड, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन फाइल। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया एंड हम उसका वर्जन को नेम कर रहे हैं, सो दैट दिस सॉफ्टवेयर बिलोंग्स कि इसका वर्जन 1.1 है। अभी जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे या जो भी फर्दर चेंजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वर्जन में लेके आएंगे। सो दिस इज़ आर बेसिक वर्जन, सो इट इज़ नोन एज योर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमने एक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मतलब हमने अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका वर्जन कौन सा है। नेक्स्ट इज़ योर वर्जन कंट्रोल। अब हम धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर को अगर इवॉल्व करेंगे तो उसके वर्जन्स को मैनेज करेंगे। सो इट मेंटेन्स डिफरेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमारे जितने भी वर्जन्स होंगे उन सबको मेंटेन करेंगे, ट्रैक करेंगे चेंजेस को यूजिंग अ टूल विच इज़ नोन एज योर गिट। आफ्टर दैट चेंज कंट्रोल का मतलब क्या है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में हम उन्हें अप्रूव करेंगे कि भाई हमारे फर्स्ट वर्जन में दिस वाज द चेंज, बट इन नेक्स्ट वर्जन दिस वाज द चेंज, हमने ये बग्स फिक्स करे हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट योर अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। आफ्टर दैट हमने चेंजेस को चेंज कर दिया, हमने उन चेंजेस को कंट्रोल कर लिया। आफ्टर दैट वील सी उसका स्टेटस क्या है, वील सी द कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, कीप रिकॉर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस एंड वर्जन। हम ट्रैक करते हैं क्या क्या चेंजेस हमने करे और किसने करे, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, किसने करे हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड्स हम रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए उन चेंजेस की वजह से तो हम ईजिली उस मॉड्यूल में जाके उन चीज़ों को चेंजेस कर सके रादर देन चेंजिंग होल ऑफ द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज़ योर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ये वेरीफाई करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। चेकिंग इफ़ द फाइनल सॉफ्टवेयर मैचेस द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम चेक करें जो भी हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है।
सो हेयर वी हैव फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के? द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर, ये कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर के चेंजेस को, जितने भी चेंजेस हमारे हो रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उन सबको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो मेंटेन सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, अवॉइड करता है जितनी भी कन्फ्यूजन हो रही है बिटवीन डिफरेंट वर्जन। इट ऑल्सो ट्रैक मॉडिफिकेशन मेड बाय द डेवलपर्स, तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्वालिटी है, अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है अलग अलग वर्जन्स में, वो सब हमारी ईजिली मेंटेन हो जाती है। It also support teamwork and collaboration. So here we have various benefits of your software configuration management. तो क्या क्या benefits होते हैं? ये प्रिवेंट करता है हमारे सॉफ्टवेयर के एरर्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, हमारी टीम के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर देता है। रोल बैक करता है हमारे पुराने वर्जन जितने भी पॉसिबल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल नए वर्जन में कुछ एरर आ गया लेकिन हमें पुराना वर्जन चाहिए, तो हम इजीली उसे रोल बैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एनहांस कर देता है। इट ऑल्सो सिंप्लीफाइज योर मेंटेनेंस एंड डीबगिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन आवर क्लाइंट एंड द डेवलपर। तो ये इंश्योर करता है कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो SRS में लिखी गई थी वो सब मेंटेन हो रही हैं। कॉस्ट की जो कॉस्ट है, क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर की प्रॉमिस करी गई थी वही मिल रही है। डेडलाइंस प्रॉपर्ली फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। सो इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग वेदर द पार्टीज मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो देखता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीट हो रही है या फिर नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ योर एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारी मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में? द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। हमारे जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, इंश्योर कर रहे हैं हम टाइमली डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट वन इज़ योर मैनेजिंग पेमेंट एंड बजट, जितनी भी हमारी पेमेंट्स हैं, बजट्स हैं। नेक्स्ट इज़ योर हैंडलिंग चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट में वो सही से हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अगर क्लाइंट और डेवलपर के बीच में कोई डिस्प्यूट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम पहले ही एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे तो हमारे जो क्लाइंट है और डेवलपर्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो उनके चांसेस उतने ही मिनिमाइज हो जाएंगे। इट ऑल्सो चेक्स द quality standards. So now here we have the various objectives of managing contract. कौन कौन से objectives होते हैं हमारे managing contract के? सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज एग्रीड। हमें अपना प्रोजेक्ट को वैसे ही कंप्लीट करना है जैसे हमने एग्री करा था, जैसे हमने SRS में बोला था, अपने कस्टमर को प्रॉमिस करा था कि दैट आवर प्रोजेक्ट शुड बी लाइक दिस। इट ऑल्सो अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट ऑल्सो इंश्योर कि भाई कस्टमर जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो। इट ऑल्सो कंट्रोल योर कॉस्ट एंड योर शेड्यूल्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक और द वी कैन से द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द सॉफ्टवेयर थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये इंश्योर करता है कि भाई कोई ऑब्लिगेशन ना है, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है वो अच्छे से मैनेज हो। तो बहुत सारे फेजेस होते हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। सबसे पहला फेज़ हमारा कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। मतलब यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन मतलब यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना रहे हैं, कॉस्ट को शेड्यूल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का मतलब क्या है? हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं टर्म्स बिटवीन द पार्टीज़। आफ्टर दैट अब हमारा देखो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। डिस्कस करने के बाद हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर देते हैं कि भाई डिस्कशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सारी चीज़ें एक बार डिस्कस हो गई है, सारे पॉइंट्स हम फाइनल अप्रूवल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार रिव्यू करा और कॉन्ट्रैक्ट को एक बार रिव्यू कर दिया और अप्रूव कर दिया बिफोर फाइनल सिग्नेचर। आफ्टर दैट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। जब वो अप्रूव हो गया, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल उसके बाद कुछ चेंजेस चाहिए या फिर कुछ और फर्दर स्कोप हमें दिख रहा है उस प्रोजेक्ट का, सो दैट कम्स अंडर योर कॉन्ट्रैक्ट चेंज मैनेजमेंट। अब चेंज मैनेजमेंट होगा तो अब पूरी चीज़ों को मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेंगी, तो वो पूरी चीज़ें मॉनिटर होंगी। तो देन कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैकिंग जो होती है, सब चीज़ें जो होती हैं वो सब मॉनिटर होती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर। मतलब यहाँ पर अब हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, हम उस पूरे रिजल्ट को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स हो जाती है प्रोजेक्ट के बनने से पहले कि भाई इतने ही पैसे हम देंगे इस प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है लेकिन पैसे उतने डिसाइड हो गए हैं, तो इसका एडवांटेज क्या होता है? एक प्रेडिक्टेबल कॉस्ट हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट इज़ योर टाइम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है कि जो पेमेंट होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर
टाइम एंड योर स्पेंड रिसोर्सेज, कि जो भी हमारी पेमेंट है वो टाइम के बेसिस पर हो रही है। इसके एडवांटेज क्या है कि हमारे जो चेंजेस हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। द लास्ट वन इज़ योर कॉस्ट रिम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट रिम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट पे करता है एक्चुअल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट। तो एडवांटेज क्या है कि सूटेबल होती है हमारी अनसर्टेन प्रोजेक्ट की, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हाई रिस्क है या फिर उसका स्कोप पहले स्मॉल था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो इन दैट केस वी यूज़ दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिट्स क्या क्या है कि यहाँ पर हमारे जो लीगल और फाइनेंशियल रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंश्योर करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एकदम क्लियर हो। इम्प्रूव करता है हमारे प्रोजेक्ट कंट्रोल को, हेल्प करता है हम मेंटेन कर पाएँ क्वालिटी और डेडलाइंस को। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिस्प्यूट्स, जो लड़ाइयाँ होती हैं लोगों के बीच में उन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट 4।